साथियों, अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह का तनाव बना रहा, इस तनाव में सबसे बड़ा सवाल कि मध्यस्थता इन लोगों को के बीच कौन कराए, कौन इस युद्ध को रुकवाए। कौन युद्ध को रुकवाए, तो सबका ध्यान सबसे पहले गया कि रूस आकर के युद्ध रुकवाए। रूस तो खुद युद्ध में है। अमेरिका के लिए अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाए तो वो तो दुश्मनी में है। क्या चाइना रुकवाए? चाइना वैसे ही अमेरिका से दुश्मनी में है। तो कोई दुनिया के बीच में ऐसा देश बड़ा निकल कर नहीं आ रहा था जो ये कह सके कि रुक जाओ। ओके, तो रुकवाने का निर्णय खुद अमेरिका को ही लेना था कि युद्ध रोकना है, लेकिन किसी के ऊपर कंधे पे हाथ रख करके कि तुम कहलवाओ कि हम युद्ध रोक रहे हैं तो हम युद्ध रोक देंगे। ये वो वाली बात है जैसे कई बार आपने बचपन में या फिर कभी किसी फिल्म में ये सीन देखा होगा कि मुझे रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा इसको, मुझे रोक लो। तो वो जो मुझे रोक लो करके मैं मार दूंगा इसको, वो अमेरिका हरकत कर रहा था और रोकने की जिद कर रहा था मध्यस्थ के रूप में कतर से। आप कहेंगे कतर से थोड़ी, सर पाकिस्तान से कर रहा था। नहीं, असल में शुरुआत कतर से ही हुई थी कि तुम सुनो, मुझे रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा ईरान को। तो कतर ने इस बार हाथ जोड़ दिए कि सर नहीं, हम नहीं रोकेंगे। हम इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि आपने हमें खुद संकट में डाल दिया है। कतर का पीछे हटना ही असल में पाकिस्तान को मुख्य भूमिका में लेकर आया। ये कतर क्या बला है, अब इसकी भी कहानी थोड़ी सी सुन लीजिए। असल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कतर ने अपनी विदेश नीति ऐसी बना ली है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति चाहता है और शांति की वार्ताओं का आयोजन करता है। ये उसकी विदेश नीतियों का हिस्सा है। ऊर्जा की संचार के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एलएनजी जहां दुनिया का लगभग 20% रिजर्व हो, वहां से ये पूरी तरह सप्लाई सुनिश्चित करता है। बढ़िया पैसे वाला देश है, 30 लाख की आबादी है, 30% उसमें कतरी नागरिक हैं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया के टॉप देशों में शामिल होता है। यही दुनिया भर के देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम किया करता था। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कतर ये छोटा सा देश है, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पर्शियन गल्फ के अंदर एक छोटू सा देश कतर है जिसकी राजधानी दोहा है। ये देश जो है ना, यहां पर मतलब ये डिप्लोमेसी की राजधानी के रूप में, आर्बिट्रेटर के रूप में अपनी पहचान बनाया। अभी जब ट्रंप आए थे तो इनको $1 ट्रिलियन के आसपास का इन्होंने सौदा कर दिया कि सर ले जाओ पैसा, क्या करेंगे हम इतना पैसे का। और इन्होंने बकायदा बहुत बड़े बड़े काम करवाए। जैसे अमेरिका और अफगानिस्तान जब झगड़ रहे थे, तालिबान का जब युद्ध चल रहा था, तो कतर के अंदर दोहा ही वो जगह बनी थी जहां पर दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराई गई थी। तो कतर लंबे समय से हमेशा अपने आप को इस तरह से रखता आया है कि मैं जो दो युद्धरत देश हैं उनमें से किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी के साथ नहीं हूं। जैसे भारत की हमेशा नीति रहती है कि हम सबके साथ हैं, हम रशिया के साथ भी हैं तो हम यूक्रेन के साथ भी हैं। कुछ वैसी नीति कतर ने अपने हमेशा बना कर रखी है कि युद्ध करने वाले देशों के बीच में अगर कोई कॉमन देश है तो मैं कतर हूं और मैं इस तरह से युद्ध का हिस्सा बनता हूं। तो अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में जो दोहा शांति वार्ता हुई थी वो करवाने वाला यही बना था। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले आपको याद हो तो 12 दिन का युद्ध चला था ईरान और इसराइल के बीच में। जून के अंदर यह हरकत हुई थी, 13 से लेकर 24 जून के बीच में। उस बीच में भी कतर ही आया था मध्यस्थता कराने वाला कि चलो तुम दोनों को शांति के लिए तैयार कर देता हूं। ये तमाम इसके वो सारे उदाहरण रहे हैं जब कतर ने दुनिया के देशों में, ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता कराकर उनके युद्ध को रुकवाया। और ये युद्ध रुकवाने के लिए एक सेंटर की तरह से कतर को यूज करता है कि साहब दोहा में आइए, बातचीत करिए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और तो और इजराइल और गाजा का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई कि सब लोगों को आना है यहां पर युद्ध के लिए, बात कर लो। रशिया यूक्रेन भी लड़ते हुए कतर में आकर रुके कि लाओ भाई यहां पर आकर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में से किसी के साथ हित नहीं रखता, दोनों ही देश यहां पर आकर बातचीत कर सकते। तो एक प्रकार से इन्होंने अपनी भूमिका को बहुत बखूबी निभाया है। इतना ही नहीं, अभी अफ्रीका के अंदर डीआरसी और रवांडो का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने इन दोनों के बीच में भी मध्यस्थता करी 2025 में कि सब आइए और हमारे यहां बातचीत करिए। मतलब कुल मिलाकर कतर ने खुद को मध्यस्थ के रूप में कि झगड़ो झगड़ो मत, हमारे यहां आओ, बातचीत करेंगे, इस तरीके से ये सारी बातें करते हुए चल रहे थे। अभी जो यूएस और वेनेजुएला का मामला चल रहा था ना, उस समय पर भी ये आया कि सर यहां पर आ जाओ बातचीत करने के लिए। कारण खुद का कोई लालच नहीं, और लालच के साथ साथ लोगों के बीच में यह विश्वास कि यह बिना लालच के पक्षों को सही से बैठाने की जगह उपलब्ध कराता है। खुद अमीर देश है इसलिए इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। यह लगातार अपनी रणनीति को मान के चलता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के नियमों को लेकर कतर चल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि जब यह युद्ध हुआ तो कतर खुद निशाना बन गया। कतर निशाना ईरान ने बनाया। कतर की पहले बहुत अच्छी मित्रता ईरान के साथ थी, और अमेरिका का जो सेंटकॉम है उसका तो खुद मुख्यालय कतर के अंदर है, अल उदैद एयरबेस है। तो ऐसे में अमेरिका के साथ होते हुए ईरान ने उसे निशाना बनाया। इससे कतर का खुद विश्वास हिल गया कि मैं खुद युद्ध का पार्टी हूं, मैं मध्यस्थता कैसे कराऊं। भाई युद्ध के अंदर मध्यस्थता वो कराते हैं जो युद्ध के हिस्से नहीं होते। अमेरिका ने लेकिन इस बार भी इनको यही भाव चढ़ाया कि साहब आओ और आप युद्ध के अंदर मध्यस्थता करो। कतर ने कहा जिस देश पर खुद हमला हुआ हो, 16 इंजर्ड हुए हैं हमारे, हम तो खुद चाहते हैं कि युद्ध सामने वाला रोक दे, तो मैं मध्यस्थ कहां, मैं तो पार्टी बन गया ना। कतर के ऊपर हमले हुए और कतर की जो इंजरीज हैं वो बड़ी सुर्खी बनी। और तो और मतलब कतर ने
23 मार्च को खुद से इनकार कर दिया। ये इजराइल की खबर है और इजराइल वालों ने सीएनएन के हवाले से एक खबर लिखी थी कि कतर ने इनकार किया कि मैं मध्यस्थता इसमें नहीं करूंगा। अब खबरों की तारीखों को नोटिस करें। 23 मार्च 2026 को जब कतर ने इनकार किया, तब जाकर पाकिस्तान की एंट्री होती है इस पिक्चर में। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ 24 मार्च को आकर के कमेंट लिखते हैं कि वो युद्ध के बीच में रुकवाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो युद्ध की मध्यस्थता करना चाहते हैं। इस पर फिर ट्रंप ने इनको शाबाशी दी कि वेरी गुड, आओ और युद्ध को रुकवाओ। कारण क्या था? असल में शहबाज शरीफ ने या फिर पाकिस्तान ने सऊदी के साथ में यह मित्रता की थी कि अगर उन पर कभी हमला होगा तो पाकिस्तान युद्ध लड़ने जाएगा। लेकिन इस बार सऊदी की मदद करने ये नहीं गए। साथ ही साथ में ईरान के साथ, भाई निश्चित ही पड़ोसी सीमा है, उस ईरान के साथ अगर मान लीजिए सऊदी के साथ जाते तो इन्हें ईरान के साथ युद्ध लड़ना पड़ता। लेकिन ईरान के प्रति इन्होंने सहानुभूति रखी। सहानुभूति से मतलब यह था कि ये ईरान के अंदर जब खमनेई मारे गए तो उस हमले की इन्होंने निंदा करी। तो एक तरीके से ईरान के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति आया और अमेरिका के साथ तो ये अपनी गुडविल बना के चली रहे थे। तो पाकिस्तान एक प्रकार से अमेरिका और ईरान के लिए वो देश बनकर उभरे जो दोनों के बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहा था। साथ ही साथ जीसीसी कंट्रीज और ओआईसी कंट्रीज में पाकिस्तान की वो वैल्यू है कि ये इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ऐसी स्थिति में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ओआईसी के संस्थापक देशों के रूप में इसकी पहले से पहचान है। तो बोले इसको बुलाते हैं, इसके कई फायदे होंगे। ट्रंप ने इनके फायदे को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो चाइना के ऊपर दबाव क्रिएट कर सकता है। क्योंकि चाइना को पाकिस्तान की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना ने जो सिंजियांग प्रोविंस से लेकर पाकिस्तान से होकर सीपैक बनाया हुआ है, वो सीपैक जब ग्वादार पोर्ट पर आकर टिकता है, वो ग्वादार पोर्ट असल में पश्चिम एशिया के अंदर जो पर्शियन खाड़ी है, यहां से लाए हुए तेल को पहुंचाने के लिए तो बनाया गया है। तो चाइना खुद इस बात से प्रेशराइज हो रहा था कि यदि ये युद्ध लगातार चलता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। तो चाइना ने इस युद्ध के काल में 26 बार ईरान से बातचीत की है। ये डेटा आज बाहर निकल कर आया। तो ऐसे में पाकिस्तान वो देश बना जिसे चाइना भी प्रमोट कर रहा था कि तुम बात करो। ये बातचीत के लिए अगर आपको याद हो, जब चाइना ने ये पाकिस्तान ने ये सारा काम इनिशिएट किया, उस समय पर तीनों देश के, क्योंकि ये तय हुआ कि जेडी वेंस आएंगे और पाकिस्तान में आकर बातचीत करेंगे, और हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था और बताया था कि पाकिस्तान ने तुर्की से, इजिप्ट से, सऊदी से विदेश मंत्रियों को अपने यहां 29 मार्च को बुलाया। 30 मार्च को खुद ये निकलकर वांग वी से मिलने गए और वांग वी से जाकर कहा कि आप ईरान से कहो कि आप तेल नहीं खरीद पाओगे अगर ऐसे ही हमले रहे। क्योंकि इस बीच में ईरान के साथ चाइना एक मजबूत पार्टनर के रूप में खड़ा था, खरीदारी के रूप में। $400 बिलियन का इसने ऑलरेडी तेल खरीद समझौता किया हुआ है। तो बोले आप उसको ये कह दो कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा तो मैं भविष्य में तुमसे तेल नहीं खरीद पाऊंगा। कारण ये रहेंगे कि अमेरिका किसी ना किसी प्रकार से प्रतिबंध चाइना पर लगा देगा। यह बात चाइना के माध्यम से, पहले पाकिस्तान के माध्यम से चाइना पहुंचाई गई। इसका पूरा मैंने आप लोगों को पिछले सेशंस में डिकोड करके, ये वाली जो जानकारी थी ना, ये हमने उस सेशन में अंकित इंस्पायर इंडिया पर दी थी कि बकायदा इसका प्रोसेस ऐसे तय हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल वैसे ही यूज किया जैसे रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान का यूज किया था माओ जेडोंग से बातचीत कराने के लिए। बिल्कुल वही सेम यहां पर हुआ। बकायदा इसी स्थिति में अब 10 अप्रैल के दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान आएंगे और ईरान के प्रमुख जो भी होंगे बातचीत के लिए वहां पर पाकिस्तान आएंगे। लेकिन चाइना पूरे टाइम पीछे इसके अंदर खड़ा रहा। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिका का मुखपत्र बनकर काम किया और चाइना का साथ लेकर ईरान पर दबाव बनाया। यानी कि इस पूरी स्थिति में एक ही देश ऐसा बचा था जिसको चाइना भी बोल सकता था। अब बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि यह काम तो भारत भी कर सकता था, क्योंकि भारत की इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। हम दोनों के बीच में मध्यस्थ क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपनी तरफ से चाइना के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे, हम अपनी तरफ से अमेरिका के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे। हम इंडिपेंडेंट हैं और अपनी राय अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। ये वैसे ही है कि फ्रांस क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया या ब्रिटेन क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया इन देशों के बीच में। कारण है क्योंकि हम खुद पार्टी हैं, हम खुद चाहते हैं। तो ऐसे में भारत का एक किनारा रहा। हालांकि भारत के लिए, चूंकि पाकिस्तान इस काम को कर गया, तो यह नुकसान कंसीडर किया जाएगा हमारी विदेश नीति का। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे विदेशों के मामले में, लेकिन खुद फिलहाल इस मामले में अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। क्योंकि भारत जहां इजराइल की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करके आते हैं, उसके बावजूद भी इस पूरी कहानी में कहीं नहीं होता, जबकि भारत को होना चाहिए था। इंडियन ओशन हो या पर्शियन गल्फ के अंदर कोई भी मसला हो, भारत को अपना से रखना चाहिए था और यहां पर मध्यस्थ की भूमिका में आकर विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप का साथ लेते हुए इस पूरे कहानी को बखूबी निभाया और निभाते हुए अपनी वो जो इमेज है कि ये एक विश्वस्त देश है, उसके रूप में बनाने में कामयाब हुआ। इंटरेस्टिंग है कि इजराइल इस देश के, मतलब इजराइल इस सीज फायर के अंदर एक पार्टी है जिसको पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानता,
फिर भी उसको सीज फायर में कंसीडर करा ले गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में कंसीडर किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे उपलब्धि कैसे? उपलब्धि इसलिए क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते एक दूसरे को। ऐसे में जब रिकॉग्निशन नहीं है तो युद्ध विराम कैसे करा दिया? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना, और जब पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना तो ये सीज फायर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। अब मैं आपको ये कैसे बता रहा हूं, अब आगे चलिए। देखिए, ये जितनी भी कहानी हो रही थी पाकिस्तान के द्वारा भूमिका बनकर, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर, सब चल रहा था। पाकिस्तान की खुद हालत खराब थी, इनके यहाँ पेट्रोल डीजल के संकट उत्पन्न हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, पैसे की किल्लत थी, लेकिन ट्रंप ने इनको आगे खड़ा करके चाइना के लिए इनका उपयोग किया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इजराइल अभी भी खून की घूंट पिए बैठा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल में इजराइल ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी ना इस मध्यस्थता में, उस मध्यस्थता में शर्त यह थी कि ये लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। आप सबको मैंने वो शर्तें पढ़ाई थी अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो सेशन गया था। साथियों, अभी कुछ देर पहले ही इस इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और कम से कम 50 लोगों की जान चली गई है। भारत के अंदर लगातार अपोजिशन सरकार से यह सवाल कर रहा है कि आप मध्यस्थ क्यों नहीं बने, लेकिन ऐसी मध्यस्थता भी क्या जिसमें खुद इजराइल ने इस मध्यस्थता को मानने से इनकार कर दिया है। टेक्निकली हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है, और लेबनान पर हुआ हमला एक बड़ी खबर बन रहा है, और इसको ऐसे लिया जा रहा है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो। अभी थोड़ी देर पहले जब आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय पर 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान निश्चित ही चर्चा में जरूर आ गया, युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर गया, लेकिन इजराइल के मामले में कौन इसे समझाएगा, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। कुछ भी हो, लेकिन निश्चित ही भारत के लिए ये पाकिस्तान के मुकाबले में अगर बात की जाए तो एक मतलब सेटबैक जरूर है। निश्चित ही भारत इसका कोई ना कोई समाधान